और कैसे काम कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। आप में से कितने बच्चे फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं? रेज योर हैंड। हमको एम्प्लॉय बनना है सर। माशाल्लाह, सारे के सारे बच्चे बिजनेस करने वाले हैं। क्या बात है। लड़कियां सलून खोलेगी और लड़के साड़ी बेचेंगे, लेकिन करेंगे तो बिजनेस करेंगे। एम्प्लॉय बनने का कोई शौक नहीं है, धंधा करना है सर, व्यापार करना है। ठीक है, एम्प्लॉय बनना नहीं है, लेकिन फ्यूचर में किस्मत खराब निकली, अपना लक फुरकान जैसा नहीं रहा, अपना लक अमान जैसा नहीं रहा, और हम पढ़ लिख के भी क्या बन गए। तो हमको पता होना चाहिए कि भाई बिजनेस हमारे लिए क्या क्या करेगा। अगर नहीं करना तो हम एक्शन लेंगे। तो बिजनेस की जिम्मेदारी क्या है? अपने एम्प्लॉय के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी है, हेनरी फियोर के प्रिंसिपल में पढ़ा था कि भाई बिजनेस में जब एम्प्लॉय जिस दिन जॉब पे हायर किया जाता है, उस दिन उसके माइंड में ये सेट रहता है कि भाई अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो मुझे यहाँ से, तो उसके माइंड में ये आया कैसे? बिजनेस डरा रहा है उसको। ओके, 100 लोग इंटरव्यू में लगे हुए हैं, सबके अंदर स्किल्स भरी पड़ी है, सबके अंदर क्वालिफिकेशन अच्छा खासा है। तो अब जॉब पे किसको लिया जाएगा? जो बंदा सबसे बेस्ट निकलेगा या जान पहचान का निकलेगा। कॉन्टेक्ट में भी दिया जाता है कि अगर तूने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, देखो ट्रेनिंग दी जाएगी, तूने नहीं सीखा तो निकाल दिया जाएगा। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को इस बेस पे डराया कि भाई तेरा जॉब सिक्योर नहीं है, तो क्या वो अच्छा काम कर पाएगा? तो बिजनेस की जिम्मेदारी क्या है? अपने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करे? जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ओके, थोड़ा सा रीड कर लेते जल्दी से। सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड मेंटल पीस एंड एम्प्लॉय कैन वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन। अगर मैं आपको बोल दूं भाई तू कैसे भी काम कर, तेरे को मैं कभी भी काम पे से, तो बंदा एकदम खुश हो जाएगा, पगला ही जाएगा। यार मेंटल का मतलब पागल नहीं होगा, खुशी से पागल हो जाएगा कि भाई मुझे जॉब का टेंशन, मेरा जो बॉस है बड़ा अच्छा है। कमिटमेंट विद द वर्क विल रेज देयर मोरल एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। हर एम्प्लॉय जितना सिक्योर अपने जॉब को लेके होगा, उतना वो बिजनेस के लिए क्या करेगा? हार्ड वर्क करेगा। तो पहली जिम्मेदारी क्या थी बिजनेस की? पॉइंट नंबर 2 इज, इसका मतलब क्या होता है? सैलरी जो दी जाती है ना एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉय की सैलरी आप नोटिस करना अलग होती है। अच्छा, ये अलग क्यों होती है? डिपेंड करता है उनकी स्किल पे। किस पे डिपेंड करता है? स्किल, क्वालिफिकेशन और साथ में एक्सपीरियंस। जिसका एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफिकेशन भी है और साथ में सर्टिफिकेट भी है, तो उसको क्या मिलता है? अब सब कुछ अच्छा है सर, हम जॉब पे चले गए, हमारा ना इंटरव्यू चल रहा था, आगे 10 लोग है, 11वें नंबर पे हमारा है। तो आगे जो 10 लोग गए ना, उन सबका जो क्वालिफिकेशन था हमसे कम था, और जब हम गए ना, वो क्वालिफिकेशन दिखाया, तो उनकी और मेरी सैलरी में एक फर्क आ गया। उनकी सैलरी 50,000, मेरी सैलरी 30,000। तो क्या ये फेयर रेम्यूनरेशन हुआ? जब क्वालिफिकेशन ज्यादा बेटर है तो उनकी कंपैरिजन मेरी क्या होनी चाहिए थी? अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मतलब बिजनेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको? फेयर रेम्यूनरेशन लेना है। उसके बाद क्या आ जाता है? हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर। मैं बार बार कहता हूँ, अभी मैं कुछ दिनों से नायगांव की ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, तो मैं जब टिकट लेने जा रहा हूँ ना, वहाँ पे जो कर्मचारी बैठ के बॉक्स में काम कर रहे हैं, आजू बाजू गुटखा, कचरा, उनके मैं फंके देख रहा हूँ, लिटरली वो नहीं चल रहे। भले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी हो सकता है अच्छी हो, लेकिन आपने जो काम का प्लेस दिया है, क्या वो हेल्दी वर्क है? गंदगी में अगर आप पल रहे हो तो क्या आप बीमारी से दूर हो सकते हो? बीमारी से बच सकते हो? नहीं सर, आपको अपने एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा? अच्छी जगह पे काम करवाना है, कचरे में काम नहीं करवाना। ओके, बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड hygiene of employee, canteen facility, medical facility and proper sanitation must be provide to the work. Proper maintenance of machines and premises must be done to prevent accident and to control pollution. Safety equipment like hand gloves, safety shoes, helmet, goggle, mask etc. should be provided to the concerned employee. ये तुम लोग कभी उधर कंस्ट्रक्शन प्लेस पे गए होगे? बिल्डिंग वगैरह बनती है। मैं एक टाइम पे जमाने में मैं गया था, जब मेरी बहुत मजबूरी चल रही थी, तुम लोग मेरे पास स्टूडेंट नहीं थे, तो मैं काम के लिए गया था। किसके लिए गया था? और मेरा काम क्या था पता है? कि मैं वहाँ पे एज अ हेल्पर गया था। मुझे ऐसा येलो टोपी पहना है। पहले हम लोग क्या करते थे, वो एक जगह होती थी जहाँ पे सारे लेबर जाके अपने ड्रेस को चेंज करते। घर से हम लोग डिस्सी मार के आते, ऐसा लगता था ऑफिस जा रहे हैं। फिर हम लोग उतरते थे कांदीवली में, बिल्डिंग बन रही थी बड़ी सी, उसके अंदर जाते थे, पतरे का घर बना हुआ,
तो लेबर लोग फटाफट कपड़ा उतारते थे, यहाँ से पटा हुआ, यहाँ से पटा हुआ, यहाँ से पटा हुआ, चड्डी बनियान पहन लेते। अब अपने काम पे जाते, किस पे जाते हैं, तो वहाँ पे जब काम पे जाते हैं ना, तो हमको डर होता है ऊपर से कुछ गिर ना जाए, तो वो लोग हमको सेफ्टी हेलमेट देते थे येलो कलर का। और मेरा काम ऐसा था, लाइट पकड़ हटा, छोटू लाइट दे, ये छोटू स्क्रू दे। तो मैं 3 दिन मैंने ऐसा काम किया। कैसे काम किया? एज अ लेबर काम किया। लेकिन वहाँ पे एज अ लेबर जब मैं काम कर रहा था, उन्होंने मेरी सेफ्टी का ध्यान रखा। इसी को हम क्या कहते हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं डालेंगे ना, ऐसा काम करना मेरे बाबा, मजबूरी वाला काम था। जब मैं किया था 400 रुपया, उसमें से भी 200 रुपया खाचा मार दिया मैंने। गुड वर्किंग कंडीशन क्या है? सही बात है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए। द एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइड विद गुड वर्किंग कंडीशन सच एज एडुकेट लाइटिंग, अंधेरे में बैठा के काम मत करो, वेंटिलेशन बराबर होना चाहिए, सांस लेने में तकलीफ ना हो, हवा ही नहीं आ रही, कहाँ गुजरा रही बॉक्स के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर जिसे आप पी रहे हो अभी, necessary steps should be taken to avoid air, water and sound pollution. There should be proper working hours with lunch break and rest pause etc. क्या आपका ऑफिस है और बाजू से ट्रेन जा रही, खड़ 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 खड़, क्या चल रहा है? क्योंकि उसकी वजह से आपका माइंड क्या होता है, डाइवर्ट होता है। तो आप जहाँ पे भी काम करोगे, बिजनेस को चाहिए आपको काम के लिए कैसी जगह दे, अच्छी जगह। उसके बाद क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। It is the responsibility of business organization to maintain industrial peace. Employer must recognize the worker right to join trade union. Employer should not, employer कौन होता है? जो काम देता है, boss. Okay. Employer should not restrict employees from forming trade unions. Divide and rule policy should not be followed. इसको याद कर लेना, ये वर्ड को याद कर लेना। जब आएगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो आपको याद रखना है उसका आंसर क्या है। पूछता है ना आंसर इन 1 वर्ड में, कि आपको बताना है, ठीक है। शुड नॉट बी फॉलो, आपको ये टाइप का कोई भी रूल फॉलो नहीं करना है। मैनेजमेंट शुड सॉर्ट आउट वेरियस प्रॉब्लम ऑफ वर्कर बाय होल्डिंग टॉक्स और नेगोशिएशन विद सच यूनियन। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वर्कर को किसी भी तरह की तकलीफ है, होते हैं ना वर्कर लोग को प्रॉब्लम होती है, तो सब लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। इस पे चले जाते हैं। पिक्चरों में कहीं ना कहीं आपने देखा रहेगा कि सब लोग एक साथ बोले सर हम काम नहीं करेंगे, आज से मशीनें बंद। तो ओनर को क्या चाहिए उस टाइम पे? ओनर को क्या चाहिए कि वो उससे क्या करे, बात कर ले, या साथ में क्या कर ले, तेरा ना मेरा चल ऐसा डील कर लेते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करें। क्या करें? विद सच यूनियन मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड अग्री टू बैन स्ट्राइक। अच्छा, यहाँ पे अब आपकी भी जिम्मेदारी ये है कि आप सामने वाले का काम होता ना, चल भाई मेरे वजह से चल रहा है, पूरा काम करता हूँ, सब लेबर को जमा करता हूँ और आज से काम बंद। आपको भी ऐसा नहीं करना है। आपको भी सामने से क्या करना है, अपने राइट्स के लिए बात करनी है एंड लुक आउट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ दी पार्टीज। बिजनेस को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और साथ में वर्कर को भी नुकसान। तो यहाँ पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके साथ एम्प्लॉयर कुछ गलत कर रहा है तो आप उनसे बात करो और एम्प्लॉयर आपकी बात को सुने। उसी को हम क्या कहते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 एम्प्लॉय के लिए एजुकेशन एंड, आज सिंपल सी चीज, एक ही चीज चल रही मार्केट के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आप सब देख रहे हो मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन आजकल मैं भी यूज करता हूँ, चैट जीपीटी। आपने कभी यूज किया है? बोले चैट जीपीटी भाई इतना आसान है, अगर मैं उसको बोलूँ कि मुझे ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर एक ऐसे लिख कीजिए इंग्लिश में, तो मुझे मेरे टीचर को पूछना नहीं पड़ता, मैं जैसे टॉपिक डालूंगा मुझे पूरा ऐसे मिल जाता है। फिर मैं बोलूंगा उसको भाई मुझे ब्रीफ में चाहिए, किसमें चाहिए, तो मुझे ब्रीफ में दे देता है। यानी जो काम के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता था, दिमाग लगाना पड़ता था, आज कहीं ना कहीं मेरा आसान हो गया। किसकी वजह से? एआई की वजह से। लेकिन एआई क्या मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ? नहीं, मुझे सीखना पड़ा। क्या करना पड़ा? तो अपने एम्प्लॉय को अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में क्या करना पड़ेगा, एजुकेट एंड ट्रेन करना पड़ेगा, तब आपके एम्प्लॉय आपके लिए अच्छा काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एडुकेट। अपने एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा क्या बनाओ, एजुकेट बनाओ। गाइडेंस एंड method of training depends on the nature of job. Introduction training, refresher training is conducted to keep employees updated on the latest development. Training makes employee confident and
ऑल्सो इट इंक्रीज देयर, जितना आप अपने घर के छोटे बच्चों को सिखाओगे, ट्रेन करोगे अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लेके, अपनी स्टडी को लेके, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या आएगा, इफिशिएंसी आएगा। एक छोटा बच्चा जब घर के अंदर बैठा है और कंटिन्यू मोबाइल फोन यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, कंटिन्यू, उसने अपना पूरा बचपना उस चीज में गुजार दिया, अचानक उस बच्चे से आप मोबाइल फोन लो और बोलो चल यहाँ से लेके वहाँ तक भाग, वो नहीं भागता। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या नहीं किया, ट्रेन नहीं किया। तो आपको अपने एम्प्लॉय को अपने वर्क के हिसाब से क्या करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। अभी जैसे कि मेरे पास टीचर्स पढ़ा रहे, तो मैं टीचर्स को क्या सिखाऊंगा बताओ? एक मैथ्स का टीचर है, उसको मुझे सिखाना है, ट्रेन करना है, तो मैं उसको मैथ्स सिखाऊंगा क्या? नहीं, मैं उसको सिखाऊंगा सिखाते कैसे। कि अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में से एक बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है, लेकिन टीचर पढ़ा रहा है और उस बच्चे का इस टीचर के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो टीचर को सिखाना ये पड़ेगा कि वो बच्चा आपसे क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। आपको भी उसको इग्नोर नहीं करना है, और वो तो है नालायक, वो तो इग्नोर करेगा ही। तो उसको कैसे आप इंटरेक्ट करो, तो उसका तरीका क्या है, तो उसका तरीका क्या होता है समझाता हूँ। क्लास के अंदर 40 बच्चे, कितने बच्चे, 40 बच्चे में से एक बच्चा ऐसा इतना ढीठ है, वो ध्यान ही नहीं देता है। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं आ रहा है। अब वो टीचर के साथ इंटरेक्ट कैसा करे, उसका मोटिवेशन मुझे बिल्ड करना है। वो आलसी हो चुका है, हलकट हो चुका है, तो टीचर का काम क्या है, उसको क्या करे, ट्रेन करे। ट्रेन कैसे करना है, चल तू खड़े हो, और उससे कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब उसको पता होगा, उसको पूछ ले, खड़े हो, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, सर ताली बजाओ रहे, वो खुश। अब वो कल जेड तक याद करके आए। क्यों? क्योंकि सर बी के बाद क्या आता है पूछेंगे, फिर बताना है, फिर क्या बजेगी। तो बच्चों को क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है, और बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका है पॉजिटिविटी। क्या है, आपको भी अपने एम्प्लॉय को थकाना नहीं है कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। आपको उनको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, और सिखाते समय यही करना है कि भाई तू सब कुछ कर सकता है, और वो क्या होते जाएगा, अपने आप एजुकेटेड होते जाएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, आप सब एम्प्लॉय हो, मैं बॉस बन रहा हूँ, मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी में ना रेगुलर बेस पे मुझे डिसीजंस लेने होते। क्या लेने होते हैं कि भाई आज क्या करना है, कंपनी लॉस में जा रही है तो क्या करना है, प्रॉफिट में जा रही है तो क्या करना है। आप सबको मैं बिठाता हूँ और ऑर्डर देता हूँ। अब इसमें से ना गुलफिजा खड़ी होगी, सर एक काम करो, ऐसा नहीं ऐसा करो तो आपकी कंपनी ना प्रॉफिट में जाएगी। बोला चल तू बैठ, मेरे को मैं सिखा। तो क्या मैं सही बिहेव कर रहा हूँ एम्प्लॉय के साथ, मुझे क्या करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय का, तुम लोग के हिसाब से सही कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय के हिसाब से बोल रहा हूँ। पार्टिसिपेशन क्या करना पड़ेगा, ऐसा एम्प्लॉय सोचो, स्टूडेंट मत सोचो। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कंपलसरी है, और ओनर को चाहिए कि वो आपसे क्या ले, कुछ ना कुछ डिसीजन पे बात करें। द वर्कर मस्ट बी इनकरेज टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट बाय फॉर्मिंग वर्कर कमिटी। सजेशन स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी इनकरेजिंग बाय मैनेजमेंट। इट विल रेज देयर मोरल एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मैंने जो बोला वो सेम चीज है कि अपने मैनेजमेंट को हमेशा अपने डिसीजन में क्या करना है, कंट्रीब्यूशन का हिस्सा देना है। कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, इसके लिए एक एम्प्लॉय के पास यही एक चांस होता है कि अपने आप को कैटेगरी में अगर ऊपर करना है। एम्प्लॉय डॉक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन जिस दवाखाने में वो काम कर रहा है वहाँ के वॉचमैन से वो क्लर्क बन जाएगा, क्लर्क से वो मैनेजर बन जाएगा, टीम लीडर बनेगा, सुपरवाइजर बनेगा। मतलब उसका जो लेवल है एज ए एम्प्लॉय कैटेगरी से निकल के क्या होना चाहिए, प्रोमोट होना चाहिए। और प्रोमोट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने एम्प्लॉय को क्या देगा, प्रमोशन दे। बिजनेस शुड ऑफर एडुकेट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन टू दैट टैलेंटेड एम्प्लॉय। दे शुड गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिफिकेशन, skill and experience required to obtain promotion. It will increase awareness among employees and they will also be motivated to take efforts. देखो ये चीज बड़ी खतरनाक चीज है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, कल से तू 40 लोगों के बीच में काम करता था, आज 40 लोग तेरे अंदर काम कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, और साथ में क्या होगा, कल वो अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा था, आज वो 40 लोगों से जब काम कराने खड़े होगा तो किसकी सैलरी होगी, 40 लोगों की। तो वो ज्यादा काम भी करेगा और अपने आप को थोड़ा फील करेगा, यार मैं 40 लोगों के ऊपर बैठा हूँ तो सर ने मुझे क्या दे दी है, प्रमोशन दी है। और इससे इंसान क्या हो जाता है, मोटिवेटेड। इसमें फायदा किसका है, बिजनेस का फायदा। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए, लास्ट सेकंड लास्ट इज प्रॉपर ग्रीवेंसेस प्रोसीजर। व्हाट इज ग्रीवेंसेस,
प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट चलते, तुम लोग के बीच में तो अक्सर होता है, नहीं है मेरे ख्याल से, तुम लोग अच्छे बच्चे हैं। देयर शुड बी प्रॉपर ग्रीवेंसेस प्रोसीजर टू हैंडल employee complaint. All queries should be sorted quickly. That employee must be feel satisfied. Investigation and necessary action should be taken to settle their. होता है ना कभी कभी, चलो इतना बड़ा दो लोग की तरफ क्या कर रहे थे सर ना, ये इसकी गलती सर, इसने मेरे को पहले उंगली किया, नहीं सर इसने मेरे को उंगली किया, दोनों खामोश बैठो, कैमरा निकाल। मतलब मेरे पास क्या है प्रॉपर कि आपके पेरेंट्स भी कल को आ जाएंगे, तो सिर्फ बातचीत से काम नहीं करना है, प्रॉपर प्रूफ के साथ काम करना है, ताकि जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको रिजॉल्व किया जा सके। गलती बताना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट, जो भी एम्प्लॉय है वो किसके लिए, कंपनी के लिए मैटर करते हैं। एक भी छोड़ दिया तो कंपनी को तकलीफ है, इसलिए कंपनी को चाहिए क्या करे, एक ग्रीवेंसेस पॉलिसी बना के रखे। कितने पॉइंट हो गए? द लास्ट वन है, अभी मिसलेनियस बहुत बड़ा है, सिर्फ सुनते जाना, आपको समझ में आएगा। मिसलेनियस का मतलब होता है जो ऊपर के पॉइंट में कवर नहीं हुआ इसमें कवर हो जाएगा। अदर सबसे पहले साइड ट्रीटमेंट, एक होता है बॉस का चहीता, बॉस का खास, वो नहीं करना है। हर एम्प्लॉय आपके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने परफॉर्म किया तो आपको क्या मिले, आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए और आपको इनकरेज किया जाए। एक एम्प्लॉय बहुत दबा के काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और एम्प्लॉय को बाकी एम्प्लॉय के मुकाबले में अपने बिजनेस को प्रॉफिट कमा के दे रहा है, लेकिन कोई शाबाशी नहीं मिल रही, कोई एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, तो वो करेगा क्या, नहीं करेगा, वो आपकी कंपनी को छोड़ देगा। तो क्या मिलना चाहिए, एप्रिशिएशन मिलना चाहिए। उसके बाद इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, किसी को पता है, किसी ने सुना है कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, COC, कोड ऑफ कंडक्ट। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड टू रिकॉग्नाइज गोल, कि आपको अपने एम्प्लॉय को क्या देते जाना है, अपॉर्चुनिटी देते जाना है ताकि वो आगे बढ़े। टू प्रोटेक्ट रिलीजियस, वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एम्प्लॉय, कि भाई यहाँ पे अगर बंदा चाहे तो भाई टिक्का लगा के भी काम पे आ सकता है, दाढ़ी रख के भी काम पे आ सकते हैं। वो उसका रिलीजियस है तो उससे आप उसको छीनेंगे नहीं कि आपको टिक्का निकालना पड़ेगा तो काम मिलेगा, आपको दाढ़ी निकालनी पड़ेगी तो काम मिलेगा, बिकॉज इसका राइट जो है वो कौन देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आपको बॉस नहीं दे सकता है। अगर बॉस ऐसा कर रहा है तो वो क्या है, गलत है, आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या, सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल जो भी राइट आपके पास है वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद क्या आया, अलाउइंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने खुद का एक ग्रुप बना के भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बिजनेस के अंदर 40 लोग बैठ के काम कर रहे हैं और 5 लोग ना मिल के कुछ अलग काम कर रहे हैं, तो बिजनेस पर रोक टोक, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो, 40 लोगों में से अपना खुद का एक ग्रुप बना सकते हो, ये अलाउ है, लेकिन बिजनेस पर्पज से, पर्सनल पर्पज से नहीं। कितने पॉइंट्स हो गए, 10 पॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को चाहिए। जल्दी से रिवाइज करेंगे, बिजनेस को क्या क्या चाहिए अपने एम्प्लॉय के लिए। सबसे पहला जॉब सिक्योरिटी, उसके बाद गुड वर्किंग कंडीशन, 7 अपने ओन से आप लोग आंसर बना के लिख सकते हो पेपर के अंदर। अगर आपके पास टाइम कम होता है या आपको अंदर की चीजें याद नहीं होती है, हेड पॉइंट याद रखना है, थोड़ी बहुत इंग्लिश को यूज करो। सर इंग्लिश कहाँ से यूज करें, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर। आपको हर चैप्टर का एटलीस्ट क्या याद होना चाहिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन याद होना चाहिए। उसके बेस पे हर बच्चा अपने आगे के पॉइंट को एक्सप्लेन, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा ब्रीफ में ही पढ़ के जाए पेपर में, ताकि स्कोर अच्छा मिल जाए, ठीक है। टाइम क्या है, 9:25 सही होगा। 9:25 हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है 5 मिनट में ही पढ़ लेंगे, कितने मिनट पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट करें, जाने की तैयारी करेंगे, ऐसे टाइम
चलो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिजनेस अब किसके बारे में बात कर रहा है? एम्प्लॉय का हो गया, एम्प्लॉय को जो चाहिए था मिल गया। अब किसकी जिम्मेदारी है कि भाई जो कस्टमर आपके पास आके आपसे पैसा देके गुड्स और सर्विस खरीद रहे हैं उनके लिए आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहली जिम्मेदारी कंज्यूमर के लिए क्या बनती है? मेरा बिजनेस जो भी कस्टमर को सामान बेच रहा है उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसी होनी चाहिए? अच्छी होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अगर खराब है तो बिजनेस आप पे कंप्लेंट भी कर देगा और कस्टमर वापस आपके पास नहीं आएगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा भी हाई नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी कम। आपका प्रॉफिट भी निकले और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, उसी प्राइस में माल बेचो, उसी को हम क्या कहते हैं? समझ में आ रही है बात? इसको अपनी ओन से लिख सकते हो, बहुत इजी चीज है। थर्ड चीज क्या है? सही बात है। अभी मैंने आपको मेरा किस्सा सुनाया था पार्ले जी वाला कि मुझे पार्ले जी में जो कीड़ा निकल गया था तो उससे मेरी हेल्थ खराब हो गई थी। सुनाया था कि नहीं? हाँ, तो मोटा मोटा सुन लो। मैंने पार्ले जी खाया था, पार्ले जी में कीड़ा निकल गया। फ्यूचर में कभी अच्छे से बताऊंगा। वो कीड़ा खा के उल्टी हो गई मेरे को, बहुत सारी मेरी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, एडमिट हुआ। तो भाई क्या था वो? कस्टमर सेफ्टी थी क्या? मैं पार्ले जी पे केस कर देता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। पार्ले जी वाला मेरे पे केस कर देगा तो ये वीडियो बना रहा है। हाँ, बट इट इज ऑनेस्ट। आज भी मेरे पास वो बिस्किट और उससे कीड़े की नेगेटिव कॉपी रखी है। नेगेटिव कॉपी कैमरे से निकलती है तो दूर करके देखो दिखता है फोटो, काला कलर का आता है। हम लोग कौन से जमाने के बच्चे हैं? लाइफ तो हमने देखी है। मतलब नेगेटिव कॉपी होती है ना, कैमरे करने से रोल 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 होता है, वो कॉपी आज भी मेरे पास है। आपको भरोसा नहीं तो आप कभी देख लें। ऑनेस्ट। उसके बाद क्या है? कस्टमर सेफ्टी का मतलब यही है, जो भी गुड्स जो भी सर्विस दे हो वो अच्छी होना चाहिए, कस्टमर को हेल्थ इशू। एक बच्ची का केस आया था कि सर दर्द हुआ, गोली खाई और वो गोली खाने के बाद आधे घंटे के बाद वो मर गई। अपने मालूम नहीं, हाशमी नगर का केस था, बहुत पुराना केस है। मैं दोस्त की भेज। तो क्या हुआ कि भाई उसने जो मेडिसिन खाई थी तो बाद में ये मालूम पड़ा कि वो मेडिसिन उस बच्चे के लिए सूटेबल नहीं था। वो हाई पावर की गोली थी जो उसके ब्रेन को डैमेज कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिकल में जाके बोलते हो भाई सर की गोली दे, और वो आपको दे रहा है और आपका दर्द सही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको मेडिसिन अंदर से हार्म कर रही है। तो इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा मेडिसिन, अपने दर्द को बर्दाश्त करो कुछ समय के लिए, गारंटी वो दर्द चला भी जाएगा और आप फ्रेश फील करोगे। लेकिन हमसे जब बर्दाश्त नहीं होता तब गोली खाई जाती है। बर्दाश्त करने की आदत डालो। आपकी एज में आपका सर दर्द अगर हो रहा है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और अगर हो रहा है तो मोबाइल फोन का कमाल है। किसका कमाल है? तो स्क्रीन रोलिंग करते हैं ना, ये सिर्फ उसी का नतीजा है, वरना आपकी आंख खराब हो ही नहीं सकती है। मेरे से पेपर पे तो कस्टमर सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मार्केटिंग जो करते हो अपने प्रोडक्ट की, जो दिखाते हो वो निकलता ही नहीं है। कस्टमर बैठे बैठे देख रहा है कि भाई अरे वाह फेयर एंड लवली जाके लगाते हैं चेहरे पे निखार, तो मैं तो जाऊंगा ना लेने को, मेरे को तो जरूरत है। मैं गया मेडिकल और मैंने फेयर एंड लवली ले लिया क्योंकि मैंने ऐड में सुना था लगाते ही चेहरे पे निखार। ये सेंटेंस बड़ा इम्प्रूव किया ना, मेरे को अट्रैक्ट कर गया, तो मैं गया और मैंने फेयर एंड लवली लिया, लगाते ही चेहरे पे निखार। मतलब जो मार्केटिंग की गई जिससे मैं अट्रैक्ट हुआ वो ऑनेस्ट थी क्या? सलमान खान का एक ऐड देखा मैं, बड़ा डेंजर ऐड था। वो भाग रहा है एक पहाड़ पे, और एक आगे है दूसरा बंदा, वो पहाड़ से गिर रहा है। तो जब वो गिर रहा है ना तो सलमान खान उसको चप्पल पास कर देगा। मतलब वो गिर रहा है तो रस्सी देगा, वो हाथ देगा, उसको चप्पल फेंकता है और वो चप्पल को ना पकड़ लेता है और चप्पल के ऊपर आता है। और चप्पल का आइटम कितनी मजबूत चप्पल। अभी ये देख के नूर आलम चला गया पहाड़ पे फहीम को लेके, चप्पल इसकी खरीद जैसा होगी। नूर आलम को क्या होगा? भरोसा होगा सलमान खान ने दिखाया तो सही होगा। चप्पल में बात तो ये गया उसको लेके, फिर नीचे से उसको उठाया, चप्पल भी टूट गई और ये। तो जो एडवर्टाइजिंग होती है वो कैसी होना चाहिए? और एज अ कंज्यूमर आपको भी ध्यान रखना है, ऐसे किसी प्रोडक्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है जिसकी बहुत अट्रैक्टिव चीज है और आपको देख के सही चीज नहीं है। ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा बंडी वंडी का भी चलता है कुछ फाइटर वाइटिंग स्लो मोशन में, ठीक है? यस, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग का मतलब समझ में आ गया, पक्की बात है। उसके बाद क्या आता है? सही बात है भाई, सामान बेच के भूलना नहीं, सामान बेच के भी हमको याद रखना किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेस की टूवर्ड्स
कंज्यूमर क्या करता है, फोन करता है, भाई आपने जो सामान दिया था उसमें ये खराबी है, जरा चेक कर लो, और आपको फोन आके क्या करना है, चेक करना पड़े, उसी को क्या कहते हैं आफ्टर सेल्स। के बाद क्या दिया हुआ है, बिजनेस को क्या चाहिए, प्रॉफिट। क्या चाहिए, बिजनेस चाहता है कि मैं आज इतना हूँ तो मैं इतना हो जाऊँ, इतना हूँ तो इतना हो जाऊँ, बढ़ जाऊँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जितने कंज्यूमर उन तक पहुंचना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उनको सेटिस्फाई कैसे करेंगे सर, सेटिस्फाई करने के लिए उनको क्या चाहिए उस पर क्या करो, और जब आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या क्या चाहिए तो अपने अंदर क्या लाओ, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कंपनी को क्या चाहिए, कंज्यूमर क्या चाहता है उसके बारे में रिसर्च करे और डेवलपमेंट करे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने बीच में एग्जांपल दिया था शायद से राशन की दुकान का, कि हमारे बाजू में राशन की दुकान होती है जहाँ पे आपको सुबह से लेकर रात तक सब मिल जाता है, साबुन, नाश्ता, पानी, चाय, बटर। कि अगर ज्यादा कोतमीर चाहिए तो 7 नंबर, थोड़ा कोतमीर चाहिए तो बाजू वाली दुकान, वो भी उधारी में। किसमें लाते हैं, अंकल को बोलना बाद में पैसा दे देंगे, लेकिन अंकल ने ना कोतमीर रखना बंद कर दिया। वही तो बात है, अंकल मिर्ची दे रहे, कोतमीर नहीं दे रहे, बोलते कोतमीर आगे वाली दुकान से जाके ले। तो क्या आप वो अंकल के पास जाएंगे क्या, अंकल वो क्या बोलेंगे, अंकल दोनों मिलेगा तो आते, वरना तो आपको क्या करना पड़ेगा। बिजनेस को चाहिए अपने कंज्यूमर को हर प्रोडक्ट को अवेलेबल करा के दे, यानी उसका सप्लाई कैसा हो, रेगुलर हो जाए। कितने पॉइंट हो गए। उसके बाद क्या है, कंप्लेंट करने का राइट है। मेरा इंसिडेंट हुआ था पार्ले जी वाला, मैंने भी बताया, मैंने जाके कंप्लेंट किया और कंप्लेंट को एक्सेप्ट की गई। रिटर्न में मुझे क्या मिला, पैसा 5 बाद में बताऊंगा कितना मिला, कहाँ गया पैसा सर, तुम तो अभी लेबर बन के काम कर रहे थे। अटेंड कंप्लेंट का मतलब क्या है, कस्टमर जब अनसेटिस्फाई हो जाता है और आपके प्रोडक्ट से उसको हार्म पहुंचता है तो उसके पास राइट है, वो आपको आके बोलेगा अरे अंकल अब भी मिक्सर बना के लेके गया, फिर खराब हो गया, तो बोलेगा पैसा दो फिर बन जाएगा। तो फिर पैसा हम नहीं देंगे, ये कंप्लेंट है, आपने बोला 2 महीना तो चलेगा। तो कंप्लेंट अटेंड करना है, लड़ाई नहीं हो सकती इस बात। उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग। तो बिजनेस को, कंज्यूमर को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, क्या बिजनेस को ट्रेनिंग की जरूरत है। द बिजनेस, एक ही लाइन ये लिख के आना पेपर में सेम, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड अरेंज ट्रेनिंग फॉर द कंज्यूमर ईदर फ्री और बाय चार्जिंग रिस्पॉन्सिबल फीस। मैंने घर में जब पहली बार स्मार्ट टीवी लिया ना, तो मेरे को चलाने, हम लोग वो डब्बा टीवी चलाते थे जो बीच में खराब होता तो खर खर स्क्रीन आती थी, फिर पीछे से हाथ डाल के घुमाते थे और चेक करते थे सही हुआ कि नहीं, मेरे को वो आता था। फिर अभी स्मार्ट टीवी आ गया, क्या आ गया, स्मार्ट टीवी मतलब सेम टू सेम मोबाइल फोन, यूट्यूब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे चलाने नहीं आता है। तो एज अ कंज्यूमर मुझे क्या लगेगा, तो बिजनेस को चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में बेचते हो तो उसके रिलेटेड कंज्यूमर को क्या देना चाहिए आपको। अब ट्रेनिंग फ्री भी हो सकती है और आप उसको चार्ज भी कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई, ओके। उसके बाद क्या है, अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन, यानी आपको कस्टमर को एड़ा, कस्टमर के साथ झोलझाल नहीं करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। Business should avoid unfair trade practice which leads to exploitation of consumer. Also, they should avoid monopolistic competition in the interest of consumer. आपको अपने consumer के साथ कभी भी क्या नहीं करनी है, unfair trade practice। इसका मतलब क्या हुआ, सर ये मोबाइल फोन नया आया है, क्या है सर, इसको कंपेयर करो, आप जो सोच रहे हो ना उससे अच्छा ही है, हम लोग कभी जाएंगे दुकान पे ऐसा बोला जाएगा। इसकी बैटरी पावर इतनी है सर, एक बार चार्ज करो, पहले तो आधे घंटे में एकदम फुल हो जाएगा, उसके बाद 3 दिन तक चलेगा सर, 3 दिन तक। अब मैंने चार्ज पे घर पे आके लगाया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फुल ही नहीं हो रहा चार्ज, 1.5 घंटा हो गया। मतलब उसने मुझे सामान बेचा, उसने क्या किया मेरे साथ, एड़ा बनाया। मालूम वो चोर बाजार है अपने यहाँ पे मालवनी में, बम्बई में, तो चोर बाजार का किस्सा मैंने आपको बताया था कि मेरा एक दोस्त गया, तुम लोगों को बताया कि नहीं किससे, किसने बताया था, क्या छोड़ दोगे, ठीक है। अनफेयर का मतलब क्या होता है कि चोर बाजार में मेरा दोस्त जाता है मोबाइल फोन ले, चोर बाजार में सब कुछ सस्ता मिलता है, मैं भी विजिट किया था अभी, लेकिन मैं अभी किया, उसने बहुत पहले की बात है जब हम लोग छोटे थे। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट आ रहा हूँ। अनफेयर, ठीक है, ध्यान दो। अनफेयर का मतलब क्या होता है कि मेरा दोस्त गया, अब उसने वहां पे उसको था कि भाई मैं चोर बाजार कभी विजिट करूंगा और कोई चीज सस्ती लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा, अब वो सस्ती लेकर आ गया। अब सस्ती लेकर आने के बाद उसने यहाँ पे पैकिंग को खोला तो उसमें से लाइफबॉय साबुन निकला।
उसने हमको बोला कि मैंने 1500 में एंड्रॉयड फोन लाया। क्या लाया? टच किया हुआ। रियल स्टोरी है। जब वो यहाँ पर आके पैकिंग को खोलता है ना, तो उसमें से क्या निकला? लाइफ बॉय। कितने रुपए वाला? 1500 वाला। कितने वाला निकला? मतलब उसके साथ क्या हो गया? एक्सप्लॉयटेशन। कस्टमर को भी एड़ा बनाना, उसके बाद वो कभी चोर बाजार, नाम ही चोर बाजार जाना क्यों करते थे? तो गया तो एड़ा बन के आएगा। तो कभी भी आप चोर बाजार विजिट करते हो तो सामान लेते समय पैकिंग, और आपको भी क्या मिलेगा? 1500 वाला। ठीक है, ये 10 पॉइंट हो गए। मेरे हिसाब से एम्प्लॉय वाला पार्ट और कंज्यूमर वाला पार्ट आप अपने नॉलेज से लिख सकते हो। एज ए एम्प्लॉय बन के सोचोगे तो भाई पैसा सही चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप आओगे एज अ कंज्यूमर तो प्रोडक्ट क्वालिटी वाला होना चाहिए, फेयर प्राइस होना चाहिए, चीटिंग नहीं होना चाहिए। कितना लिख सकते? हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग होना चाहिए। चलो पैक करो, उसके बाद आगे हम लोग कल फिर मिलेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल भी मेरा ही लेक्चर है। ये बेटा